वेलकम ऑन बिकमिंग मेडिको। आज हम करने वाले हैं आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पर उससे हम पहले कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करें, उससे पहले हम कुछ और कर लेते हैं। जो हमारा एक छोटा सा पार्ट जो छूट गया था वो है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस करेंगे, हमारा ये पार्ट है जो छूट गया नाइट्रोजन बेस। इसे हम कंप्लीट करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्राथमिक व द्वितीय उपापचय यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम देखेंगे। आ जाओ। अब नाइट्रोजन बेस होता क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन बेस होता क्या है, वो एक बात शेयर करनी थी। आजकल व्यूज़ का भी काम आ रहा है यार। पहले बीच में व्यूज़ काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी। हटाओ यार, हटाओ उसे हटाओ। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती क्या है, हमारी जितने भी डीएनए होती है, डीएनए आप समझ जाता है ना। डीएनए डीएनए मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो डीएनए न्यूक्लियस में आपको कोशिका के अध्याय में पढ़ाया था मैंने। तो उस डीएनए जो किस पदार्थ का बना होता है, डीएनए जिसका बना होता है, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है नाइट्रोजन बेस, उसके बाद होती है एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, एक शुगर, पेंटोज शुगर होती है। लिखना भी उसे नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रफ वर्क। पेंटोज शुगर भी 2 प्रकार की हो सकती है, ऑक्सी और डीऑक्सी। तो उसके आधार पर हम कह देते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो लिखा होगा मैंने कहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो इंसर्टेड में शुगर लिख रही है ना, शुगर लिख दी है यहाँ पे। शुगर तो यहाँ पढ़ाया नहीं, यहाँ पहले प्रोटीन लिया, फिर लिपिड लिया, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड करके कंप्लीट करके निकल गया। यहाँ पे शुगर का मगर डायग्राम दिया हुआ है। शुगर कार्बोहाइड्रेट मतलब चीनी। कार्बोहाइड्रेट का चीनी वो नहीं होता जो आप केवल खाते हो। चीनी हर खाने में चीनी होता है, और चीनी अलग अलग प्रकार का होता है। एक जो ग्लूकोज जो आपका ग्लूकोन डी में होता है वो चीनी, या आपका गन्ने में होता है वो चीनी। एक होता है राइबोज चीनी जो कहाँ है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। देखो भाई भाई लग रहा है ना, बिल्कुल सेम इसकी जैसा लग रहा है ना भाई भाई। तो राइबो और डीऑक्सी राइबोज ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए आरएनए में। राइबोज जो हमारा पाया जाता है आरएनए में, कहाँ, आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। देखो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे यहाँ डबल देखो OH है, डबल OH है ना, डबल OH है। और यहाँ पे एक OH कम है। यहाँ डबल OH है और यहाँ एक OH कम है। होता क्या है हमारे पास ऑक्सीजन में, क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर अपने आप को रिपल्सन करेंगे। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, ये जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, हर चीज़ मैं ही नहीं समझाऊंगा। तो ये जो लोन पेयर होता है, जो अब जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में है नॉन मेटल के पास होते हैं, और धातु के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को रिपेल करेंगे अपने आप को। तो अनस्टेबल हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है, यहाँ पे OH नहीं है। तो क्या होगा, एक तो उल्टा यहाँ OH नहीं है, दूसरा क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का प्रयास कर लेगा आराम से। अरे यार देखिए यहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, दिखाता हूँ। एक तो यहाँ बन जाएगा, एक OH में यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है। यहाँ पे लफड़ा वहाँ हो रहा था, पर यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, या अनस्टेबल इसको करते। तो डीऑक्सी राइबोज कहाँ पाया जाता है, डीएनए। इसी कारण डीएनए जो होता है स्टेबल होता है, आरएनए स्टेबल नहीं अनस्टेबल होता है। आरएनए पाया जाता है वायरस में, इसलिए वायरस तुरंत म्यूटेट हो जाते हैं। पर हम इतने जल्दी बदलते नहीं हैं। आरएनए जो है फट जो होती है म्यूटेट कर जाती है। जितनी भी आरएनए वायरस वाली वैक्सीन होती है उन्हें बना पाना मुश्किल होता है, और उनका सक्सेस रेट भी कम होता है। मतलब अब देखो कोविड-19 जो है
वो सार्स वायरस का फैमिली का है, सार्स वायरस। कोविड-19 के पहले भी कई सारे सार्स वायरस हैं इस फैमिली के, और भी वायरस पहले ही रह चुके हैं। ये बस उसका एक म्यूटेशन वर्जन है, म्यूटेट हो गया। डीएनए जिनमें होता है वो जितने जल्दी म्यूटेट नहीं करते। अगर उसमें डीएनए होता, एक तो वो म्यूटेट नहीं करता, नया वायरस नहीं बनता, और उनके वेरिएंट नहीं होते। वो देखो कोविड के कई सारे वेरिएंट आ गए, तो इससे कोई वेरिएंट भी नहीं बनता, और अलग अलग वेरिएंट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं वैक्सीन के खिलाफ, क्योंकि बदल गए ना। ठीक है, अब देखो यहाँ ग्लूकोज, यहाँ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जब पाया जाता है फलों में, और ग्लूकोज पाया जाता है अनाज में। ग्लूकोज जितने भी अनाज हैं, गन्ना है, इनमें पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा सामान्य शुगर है ग्लूकोज। और फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रूट में, फल। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर इसे कहते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि इसमें कौन सा शुगर होता है। इसमें हो सकता है या तो डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। क्यों पेंटोज शुगर? क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ना, यहीं आ जाओ। मैंने क्या कही? डीएनए किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड की। यहाँ लिख लेते क्या? न्यूक्लियोटाइड क्या किसकी किसकी बनी होती है? एक तो पेंटोज शुगर, दूसरी नाइट्रोजन बेस, तीसरी फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है हमारा, ये हमारा, अब देखो ये हमारा क्या है? ये है हमारा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस किसके साथ जुड़ गया? पेंटोज शुगर के साथ। नाइट्रोजन पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया, उसके बाद ये फास्फोरस में ऐड हो गया। जब फास्फोरस ऐड हो गया इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब फास्फोरस नहीं होता है तो कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। और न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम इसे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे शायद आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कांड करेंगे। क्या? यौगिक विषम चक्रीय। देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पर जितने भी हमने क्या कहा, जितने भी हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं। विषम चक्रीय का मतलब क्या होता है? विषम चक्रीय का मतलब होता है उसमें जो कार्बन की संख्या है वो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। विषम संख्या में होगी, सम संख्या में नहीं होगी। एग्जामिनर यहाँ पर स्टेटमेंट में सम डाल सकता है, आपको फंसा सकता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे हम थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पे फंसाया जा सकता है। गिन के देखते हैं, 1 2 3 4, जो 1 2 3 4, फिर से गिनते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये तो जगह खाली है, ये तो जगह यहाँ कार्बन तो होगा नहीं, हाइड्रोसाइक्लिक बोला है ना। 1 2 3 4, गड़बड़ घोटाला हो गया यार, गड़बड़ घोटाला हो गया। इसको गिन के देखें, ये तो पक्का हाइड्रोसाइक्लिक है। 1 2 3 4 5 है तो हेट्रोसाइक्लिक है। इसको क्या हो गया? 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसे तो गिन नहीं सकते, यहाँ कार्बन ही नाइट्रोजन है। साइकिल में हम कार्बन को गिनते हैं। अगर हम नाइट्रोजन गिनते तो छो हो जाए, 1 2 3 4 5 6,
तो नाइट्रोजन को तो हम नहीं गिनने वाले, 4 हमें होने चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल व थाइमिन होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन क्षार है उसके नाम दिए गए हैं। फिर कहते हैं नाइट्रोजन क्षार जो हमारे किसके साथ अभिक्रिया करती है, पेंटोज शुगर के साथ, तो हमारे पास बनते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड के नाम दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद फास्फेट ग्रुप आगे जोड़ता है जिससे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, फिर उसका भी नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीट में इसी से सवाल आ जाता है कि इसके नाम क्या होते हैं, इसके नाम क्या होते हैं, इसी से सवाल आते हैं। ऐसा कुछ खास सवाल नहीं आता, इनके नाम से ही सवाल आते हैं। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, जहाँ न्यूक्लियोटाइड आ जाता है वो तो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया तो एसिड लगा देंगे लास्ट में, ठीक है, जैसे एडेनाइलिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड का तो ऐसा कोई लफड़ा है ही नहीं। नाम जो हमें कन्फ्यूजन होती है न्यूक्लियोसाइड में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है एडनिन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हमारा जो न्यूक्लिक बेस है एडनिन नाम है अगर, तो उसके हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोसाइड में एडनियोसिन। और अगर ग्वानिन नाम है तो ग्वानोसिन, अगर साइटोसिन नाम है तो साइटिडीन, यूरासिल है तो यूरिडीन, थाइमिन है तो थाइमिडीन। यहाँ जो है कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है, कौन सा किसका नाम होगा, कौन सा किसका नाम नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें जो प्रोनाउंस है, कहीं पे सीन है, कहीं पे नीन है, कहीं पे डीन है। तो अगर किसी पहचानने का दे दे ये सीन नीन डीन लगा के उल्टा पुल्टा कर दे, पहचानने कह दे, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पे इस पर डिस्कस की जाए, थोड़ा रफ वर्क में हम समझ लेते हैं कुछ बातें। रफ वर्क में नहीं करेंगे हम, ऐसा ही अच्छे वर्क में करेंगे हम। ऐसे रफ वर्क का नहीं, रफ वर्क नहीं। हमारे जो न्यूक्लिक बेस होती है 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है हमारी एडनिन, ये कैसा होता है भाई साहब? ऐसे होता है क्या? नहीं, प्यूरिन और पायरिमिडीन होती है ना, एडेनिन हम क्यों लिख रहा हूँ? अरे भाई साहब मिट जा। प्यूरिन, पायरिमिडीन। अब प्यूरिन और पायरिमिडीन, देखो यहाँ इसका नाम क्या है प्यूरिन का? प्यूरिन नाम छोटा है, पायरिमिडीन नाम बड़ा है, तो इसका बिल्कुल उल्टा करना है। हमारा जो प्यूरिन है वो छोटा केवल दिखने में है और पायरिमिडीन केवल दिखने में बड़ा लग रहा है। असल में प्यूरिन बड़ा होता है। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग होता है। कितने रिंग होते हैं प्यूरिन में? प्यूरिन जो होते हैं हमारे डबल रिंग होते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आकृति डबल रिंग की। चलो बन जा सिम। ओह माय गॉड दया, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया भाई साहब? कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देख रहे हो टेक्नोलॉजी। और इसको लगा देला लाइव जिंगल वाला, छोटा हो जाए भाई साहब। क्या बात है। तो हमारा प्यूरिन कितने रिंग का होता है? 2 रिंग का। पर जो हमारा पायरिमिडीन होता है वो कितने सिंगल रिंग का होता है? सिंगल रिंग। हमारा जो प्यूरिन, जो हमारा नाम, देखो इसको याद कैसे रखना है कि प्यूरिन नाम केवल छोटा है, असल में प्यूरिन होता बड़ा है। प्यूरिन नाम केवल छोटा है, असल में प्यूरिन होता काफ़ी बड़ा है। और पायरिमिडीन नाम केवल बड़ा है, असल में होता छोटा है, ठीक है, सिंगल रिंग का होता है। अब देखो इसमें कैसे याद रखना है। इसमें आते हैं एडनिन, कि देखो कैसे रखना है ए, अरे यार बैग जा मेरे बाप, ठीक है। इसमें आता है ए, कुछ बड़ा लिखेंगे ए, ठीक है, ए टी
GC। ठीक है, अब देखो यहाँ हम अब कुछ करेंगे और कलाकृतियाँ। हमारा जो एडेनिन और ग्वानिन है ये होता है प्यूरिन। थाइमिन या यूरासिल हम कह सकते हैं, थाइमिन और यूरासिल भाई भाई एक जैसे होते हैं लगभग। थाइमिन या यूरासिल और साइटोडीन क्या होती है, पायरिमिडिन। तो हमारा जो ये इसके बलग में आ गया, ये क्या हो गया, ये वाला लाइन के इस तरफ का जो आया वो हो गया हमारा प्यूरिन, और लाइन के इस पार जो आया वो हमारा पायरिमिडिन। एडेनिन थाइमिन के साथ ही जुड़ता है या यूरासिल के साथ ही जुड़ता है, दोनों भाई भाई बिल्कुल सेम सेम। तो एडेनिन केवल थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन केवल साइटोडिन के साथ जुड़ता है। जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड बनाता है, जब ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डीएनए की संरचना में हमने क्या देखा था, सीढ़ियाँ, कई सारी सीढ़ियाँ, नाइट्रोजन बेस की सीढ़ियाँ जो होती है, तो उसी सीढ़ियों में जो हम देखो दिखाते हैं एक और रफ वर्क, जैसे कि हमने डीएनए बनाया। ठीक है, अब डीएनए में जो सीढ़ियाँ होती है, यही सीढ़ियाँ जो होती है, यहाँ नाइट्रोजन बेस ही सीढ़ियाँ बनाती है। तो नाइट्रोजन बेस जब सीढ़ियाँ बनाती है तो सीढ़ियाँ किससे जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब यहाँ अगर एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, तो इसके बीच में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे करके समझ में आ गया बात। अब देखो, अब हम इसको मिटा देंगे तो ये समझ में आ गए, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन, ये समझ में आ गई ना। तो हमारी क्या होगी, एडेनिन और ग्वानिन मैंने क्या था, ये होती है प्यूरिन। अब ये भी समझा है ना। तो एडेनिन और ग्वानिन क्या होगी, प्यूरिन। कलर चेंज, एडेनिन ग्वानिन क्या हो गई हमारी, एडेनिन और ग्वानिन हो गई हमारी प्यूरिन। ठीक है, और हमारी जी साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, जो मैंने कहा था थाइमिन और यूरासिल और थाइमिन क्या मैंने बोला था, भाई भाई मैंने क्या बोला था, जो हमारी यूरासिल और थाइमिन क्या होती है, भाई भाई बस। और साइटोसिन तो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन क्या हो गई हमारी, पायरिमिडिन, मैंने बताया था ना। तो ये हमारी क्या हो गई, पायरिमिडिन। ठीक है, सिंगल रिंग वाले, ये हो गए डबल रिंग वाले। यहाँ मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। हमारी प्यूरिन, पायरिमिडिन, AT या हो गया प्यूरिन, और TUC क्या हो गया, पायरिमिडिन, TUC क्या हो गया, पायरिमिडिन। मैंने क्या बोला था, TU क्या हो गया, भाई भाई। थाइमिन और यूरासिल होते क्या होते हैं, भाई। दरअसल थाइमिन का नाम क्या होता है, थाइमिन का नाम, ये भाई भाई क्यों है, थाइमिन का नाम होता है 5-मिथाइल यूरासिल, कोई हम थाइमिन कहते हैं, कोई हम थाइमिन कहते हैं। मतलब यूरासिल पे हम मिथाइल लगा देते हैं ना, 5 पोजीशन पे, उसकी कार्बन की रिंग की 5 पोजीशन पे अगर हम यूरासिल के रिंग के 5th पोजीशन पे अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो वही थाइमिन कहलाएगी। मतलब अगर तुम्हारे सर के ऊपर पे प्रधानमंत्री की टोपी लग जाएगी, तुम प्रधानमंत्री कहलाओगे, बस ऐसी बात। प्रधानमंत्री की टोपी नहीं, वो स्कूल में मंत्री की टोपी लगती है ना, तो अगर तुम्हें लगा देंगे तो भी मंत्री बन जाओगे स्कूल, बस सिंपल। हमारे स्कूल में ना मंत्री हुआ करते थे, और मंत्री के सर पर टोपी लगा करता था, पता नहीं क्यों लगता था। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम दूर रहते थे इससे। राजनीति नहीं, हमें राजनीति इतना पसंद नहीं, बहुत काम करवाते थे यार, मंत्री बना देते थे, उसके बाद खटाते रहते थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पायरिमिडिन। ठीक है, अब एडेनिन, अरे यार किधर गया, एडेनिन एडेनियोसिन, देखो क्या आ गया, एडेनिन एडेनियोसिन, ग्वानिन ग्वानोसिन। यहाँ जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे भी सीन हो, जहाँ पे भी सीन हो, वो क्या होगा, प्यूरिन होगा। क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, जहाँ भी सीन से प्यूरिन
सीन, प्यूरिन, सीन, एडनिन, ग्वानिन, एडनियोसिन, ग्वानोसिन। समझ में आ गया हमें। अब देखो, अब यहाँ पे सीन यहाँ पे था, अब एगो सीन तो यहाँ पे भी आ गया, सीन यहाँ पे भी आ गया, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ एक सीन है फिर यहाँ सीन आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन आएगा कहीं कि साइटोसिन भी एक न्यूक्लियोसाइड तो नहीं है। इसे कैसे याद रखना है, जितने भी पायरिमिडीन होते हैं उसके अंत में कैसे पता करना है, उसके अंत में ये देखना है डीन, DIN, तो इसके अंदर भी देखो डीन, यहाँ भी डीन, यहाँ भी डीन, तो आपको डीन दे देखना है। जहाँ डीन आ जाए पायरिमिडीन, वो समझो पायरिडिन वाले न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? पायरिडिन वाले न्यूक्लियोसाइड है। और जहाँ पे भी आपको सीन निकल जाए वो प्यूरिन होगी, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जहाँ न्यूक्लियोटाइड की बात आ जाए, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानोलिक एसिड, है ना, तो जहाँ एसिड लग जाए तो न्यूक्लियोटाइड, एसिड लग जाए न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि DNA खुद अपने आप में एसिड है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना? न्यूक्लियोटाइड, जिसके यूनिट्स भी हो जाते क्या? एसिड, सिंपल। और तो क्या हमारा प्यूरिन हो गया, एडेनियोसिन, ग्वानोसिन। उसके बाद हमारा पायरिमिडीन क्या हो, इसके अंदर डीन हो गया, तो पायरिमिडीन पहचान लेंगे कि पायरिमिडीन वाला न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है पायरिमिडीन वाला। तो कन्फ्यूजन दूर, जिसको कन्फ्यूजन लग रहा है ना फिर से एक बार देख ले, तो हमारा काम जो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसे समझ ही चुके हैं, यहाँ पे अब केवल पढ़ना है कुछ नाइट्रोजन, क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, ये शर्करा के रूप से न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं। अच्छा भाई साहब को पता ही नहीं था। इसे फास्फोर की शर्करा से स्थिरीकृत रूप, अच्छा इसमें फॉस्फेट समूह भी शर्करा से स्थिरीकृत रूप में होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एडेनियोसिन, ग्वानोसिन, थाइमोसिन। हाँ भाई साहब तो पता ही नहीं था, तुम तो बता ही रहे होते। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद एडेनाइलिक, देखो अम्ल जहाँ पे लग रहा, एसिड जहाँ पे अम्ल दिख जाए वो न्यूक्लियोटाइड, जहाँ अम्ल दिख जाए वो न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर जाए? DNA में जो अनुवांशिक पदार्थ है। खत्म, ये पार्ट हमारा खत्म। जी हाँ, देखो नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, हमारा क्या था? एडेनिन में एडेनियोसिन बन गया। उसके बाद एडेनाइलिक एसिड। उसके बाद हमारा देखो यहाँ पे यूरासिल, यूरेडीन क्यों लगा? क्योंकि ये पायरिमिडीन का पार्ट है। तो डीन पायरिमिडीन, देखो डीन पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन को पहचान लेंगे, टेंशन नहीं लेने का बॉस। आगे बढ़ जाओ, खत्म, ये पार्ट हमारा खत्म। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राथमिक व द्वितीय उपापचय, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हमारा छोटा सा एक टॉपिक है, उसके बाद हम बृहद अणु कंप्लीट करेंगे। आ जाओ, अभी मैंने क्या फैन स्टार्ट करके रखा है। इसके पहले जितने भी लेक्चर मैंने लिए फैन बंद था, तो इसमें देख रहा हूँ मुझे फैन का आवाज़ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी जो गर्मी है वो पीक पे है और इतनी गर्मी जो सही नहीं जाती बिना फ़ैन के रिकॉर्ड करना, मतलब भीग जाता हूँ मैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है लेक्चर बनाना। आ जाओ, देखो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती क्या है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है? देखो हमने क्या समझाया था, एक बार को मेटाबॉलिज्म समझाया था। जो शरीर की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, शरीर के जरूरी जो होती है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी केमिकल भाग लेते हैं उसे हम कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन हो जाएंगे? जो शरीर के उपापचय में भाग लेते हैं, शरीर के उपापचय कराते हैं, ठीक है। अब जो हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती है वो क्या होती है? उस शरीर के उपापचय में तो भाग नहीं लेती, शरीर के उपापचय में भाग नहीं लेते। हमें नहीं पता ये क्या अर्थ क्या है उपापचय में शरीर के, पर इसका एक काम अलग होता है। शरीर के उपापचय में इतना भाग नहीं लेते, इतना कोई मतलब नहीं है, काम का ही नहीं है शरीर के।
पौधे के शरीर का उतना काम नहीं, पौधों में बनता है, पौधों को उतना काम नहीं आता क्योंकि शरीर में काम आ जाए थोड़ी, है ना, कुछ कुछ फ़ायदा हो जाए, वैसा कुछ उसको होता नहीं। ये क्या होता है, बचाव के लिए बनाते हैं। क्या, बचाव के लिए। बचाव के लिए मतलब कोई जहर बना दिया, कोई जहर बना दिया कि कोई खाए और मर जाए। किसी ने बना दिया, किसी पपीते में दूध निकलता है कि कोई खाए नहीं, करेले ने उसमें कड़वा डाल दिया कि कोई खाए नहीं, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने उसमें ड्रग डाल दिया कि आदमी नशा लग जाए, उसको ज़्यादा खाए नहीं, गिर जाए वहीं पे। तो अलग अलग पौधों ने अलग अलग चीज़ें डिसाइड करी कि बचने के लिए कुछ ना कुछ यार करते हैं, अपने काम के लिए नहीं, बस जो जानवर आते हैं ना इनके लिए कुछ करना पड़ेगा बचाव के लिए। पर इंसान उसको भी खींचते हैं। देखो कई सारे ऐसे जो हैं जो रंग बनाते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स, एंथियोसाइनिन, ये क्या होते हैं, रंग होते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स हमारी क्या होती है, गाजर में पाई जाती है। अगर गाजर उजला भी हो तो काम चल जाएगा। गाजर को क्या है, लाल क्यों किया भाई साहब, तू ही सोच। मूली उजला है, उसको कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तेरे को क्या स्टोर करना है उसमें, जड़ है यार, तेरे को क्या स्टोर करना है उसमें, खाना ही स्टोर करना है कि पौधा फिर से आ जाए। तेरे को लाल क्यों करना था, मतलब कोई सेंस बनाता है। तेरे को डायरेक्टली कुछ बेनिफिट है, तेरे को डायरेक्टली पौधे से पूछ रहे हैं मैं अपन कि तेरे को कोई डायरेक्टली बेनिफिट होगा, कोई लाभ मिल रहा है उसको लाल करने से। उजला भी कर लेते, लाल कर, वो कहता है यार पता नहीं, मतलब लाल कर लिया। तो गाजर लाल है, उसको पता नहीं इतना क्यों किया, उसका फ़ायदा क्या है इसमें। तो गाजर क्यों है, लाल कर लिया, उसमें केमिकल डाल दिया, उसने लाल कर लिया। इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमें ज़रूर फ़ायदा हो जाता है। कैरोटीनॉइड्स से मिलते हैं हमें विटामिन ए, जिससे हमारी आँखें हो जाती हैं मजबूत। तो गाजर खाने से आँखें हो जाती हैं मजबूत, पौधे को कोई मजबूती नहीं, अपने को मजबूती मिलती है। चलो अपने को फ़ायदा है, प्लांट को यह फ़ायदा। देखो प्राइमरी जो उपचार होते हैं, प्राथमिक उपचार, इससे पौधे को बहुत फ़ायदे होते हैं। उसे देखो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अरे चाहिए ही चाहिए शरीर को। पौधे को पर गाजर लाल करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों, नहीं पता, पर अपने को फ़ायदा हो जाता है। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कुछ इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, कैरोटीनॉइड्स, ये क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। पर इसका एक और फ़ायदा है, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, मतलब ये प्लांट को समझ तो नेचर के प्रिजर्वेटिव होते हैं, मतलब ख़राब होने से बचाते हैं। अरे यार तूने तो कहा भी कोई फ़ायदा नहीं होता, हाँ ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं। देखो यहाँ देखो फ़ायदा तो है पर डायरेक्टली फ़ायदा नहीं है। उजला भी होता तो काम चल जाता। फ़ायदा तो है कि गाजर जल्दी ख़राब ना हो, फ़ायदा तो है, पर मूली में भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और मूली उजला होता है। डायरेक्टली फ़ायदा तो नहीं पर फ़ायदा है, उजला किया जा सकता था, मतलब लाल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। उसके बाद हमारे एल्कोनॉइड्स जो होते हैं, एल्कोनॉइड्स, ये देखो मॉर्फिन क्या होता है हमारा, मॉर्फिन जो होता है हमारा ड्रग्स नहीं, जो कई सारे ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाते हैं, यही होते हैं मॉर्फिन। आप जब हम पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ तो आप वहाँ देखोगे कई प्रकार के ड्रग्स होते हैं। तो मॉर्फिन एक पेन किलर के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। अगर मान लो किसी की सर्जरी हो रही है, बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है, तो ड्रग्स दोगे ना तो सारे दर्द दूर, मतलब हाथ कट गया, गोड़ कट गया और दर्द बड़े भयंकर हो रहे हैं, मॉर्फिन दे दो, कोई दर्द नहीं, आदमी आराम से चिल्ल करके सो जाएगा। कोडीन, आपके कोडीन जो होते हैं ना, कफ सिरप, उसमें जाते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ नहीं, यहाँ से समझते हैं। मैं यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा हूँ पहले से एक्सप्लेनेशन के लिए। तो कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंथियोसाइनिन क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स, हमारे जो क्या बोला था मैंने, वहाँ पे कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होता है जिसमें सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ब्लू कलर देते हैं, है ना। उसके बाद मॉर्फिन, पेन किलर मैंने बताया था, सोमनीफेरम पौधे होते हैं, एक पेपिवर सोमनीफेरम एक पौधा होता है जिसके लेटेक्स से, फ्रूट से हम कट मारते हैं, उसे लेटेक्स निकालते हैं, लेटेक्स से हम बनाते हैं मॉर्फिन।
एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से हमें मिलता है हीरोइन स्मैक। आगे समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ, अभी नहीं समझोगे। कोडिन, ग्लाइकोडिन, जिसे बनाते हैं हम ग्लाइकोडिन, जिसे हम डालते हैं कप सिरप में, ठीक है। एंटी खराब अंग्रेजी मेरी, एंटीसेसिव एजेंट मुलेठी में मिलता है। बचपन में ना मैंने इसको खूब खाया, मतलब मुलेठी को भूंज के उसको पीस के शहद के साथ खाया करता था जब भी कभी होती थी खांसी, ठीक हो जाया करता था, ठीक है। मोनोटर्पिन्स फाउंड इन एसेंशियल ऑयल्स, और ये क्या आते हैं, कैंसर से बचाते हैं। डायटर्पिन्स ये हार्ट अटैक और कैंसर से बचाते हैं। कॉन्वुलिन ए इम्यूनिटी बूस्टर स्टिमुलेट, जो हमारे टी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। कॉन्वुलिन ए मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, पता नहीं क्यों ऐसा ट्रिक मैं क्यों बनाता हूँ जो कभी किसी की दूसरे के काम ना है। विनब्लास्टिन कीमोथेरेपी मेडिसिन होती है। विनब्लास्टिन जो हमारे कैंसर्स में जो ड्रग्स होती है उन्हें कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिकल थेरेपी, ठीक है। आ जाओ, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है हिंदी में। टॉक्सिन, अर्बिन रेजिन, क्या होते हैं टॉक्सिन्स, रेजिन, अर्बिन रेजिन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स। तो ये काफ़ी जो हमारी, उसके बाद बहुमौलिक पॉलीमर क्या, रबर, गोंद, सेलुलोज। रबर से क्या पॉलीमर होता है, रबर किसका पॉलीमर होता है, रबर पॉलीमर होता है आपका आइसोप्रीन। नेचुरल रबर जो होता है हमारा आइसोप्रीन, और जो आर्टिफिशियल रबर होता है वो होता है नियोप्रीन। क्या बात है, मैं बहुत सारी चीज़ें याद रखता हूँ यार, एग्जाम काफ़ी दिन हो गए। गोंद का भी हम इस्तेमाल करते हैं। सेलुलोज क्या होते हैं, प्लांट में होते हैं, पौधों में, पौधों की जो खाल होती है सेलुलोज, पौधे की भित्तियाँ होती है सेलुलोज, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर पौधे में ना हो तो पौधे जिंदे रह जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। पर पौधा में एक्स्ट्रा होती है डिफेंस के लिए या कुछ अपने काम के लिए, ठीक है। पौधे में डिफेंस के लिए होती है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है डिफेंस के लिए, बचाने के लिए। पर ना भी हो तो पौधे जिंदे रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर ना हो पौधों में तभी जिंदे रह जाएंगे, अगर किसी में ना हो तो भी जिंदे रहेंगे। पर पौधे डिफेंस के लिए सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे जो भी यहाँ पे दी हुई है। रसायन विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों छोटे बड़े यौगिकों का विलगन पृथक्करण किया जाता है, उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उसे संश्लेषित किया जाता है, उन्हें बनाया भी जाता है। यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। कुछ कारणों से इन्हें खंड 9.10 में दिया गया है, जो हम उपापचय कहते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी में इन यौगिकों की उपस्थिति को 9.10 कहाँ है भाई साहब, 9.10 9.2 9.1 is 9.1 क्या कहा था 9.10 9.1 देख चुके हैं हम, हटाओ 9.1 में सब देख चुके हैं। कोई व्यक्ति प्राणी उत्तकों में ज्ञात कर सकता है। हाँ, यौगिकों की उपस्थिति प्राणियों में जो होती है हमने देखी थी, कोई बड़ी बात नहीं है, वही घसी पिटी बातें बता रही। इन्हें प्राथमिक उपापचय कहते हैं। प्राथमिक उपचय मतलब जो हमारे डाइट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जितने डाइट मेटाबॉलिज्म में पाई जाती है वो केमिकल्स, वो हमारे यौगिक जो अगर ना हो तो जीव सर्वाइव नहीं कर पाए। जितने भी हमने देखा था हमारे जो तत्व थे, जितने भी यौगिक थे, जितने भी हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लिपिड जितने भी हैं, अगर ये ना हो, कार्बन ना हो, हाइड्रोजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो, अगर ये सब ना हो तो जीव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होंगे, जीव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स की परिभाषा भी देख सकते हैं। जब कोई पादप, कवक व सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो उन्हें प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त हजारों यौगिक मिलेंगे, जिन्हें
जैसे एल्कोलाइड, फ्लेविनॉइड, रबर, वॉश पेंसिल, तेल्स, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले मिलते हैं। इन्हें द्वितीय उपापचय कहते हैं, जो हम यहाँ देख चुके हैं 9.3। प्राथमिक उपापचय ज्ञात करते हैं वह सामान्य कार्य की प्रतिक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात है। क्या? प्राथमिक उपापचय की समान कार्य की उसका जो प्राइमरी कार्य है वो हमें क्या है? ज्ञात है। इनकी भूमिका जो है हमें ज्ञात है। ये क्या करती है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हमारे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, बिल्कुल जरूरी है। कई सारे उसके कंपाउंड बनते हैं, वो बिल्कुल जरूरी है। किंतु इस समय सभी द्वितीय उपापचयों की जिन प्राणियों में पाए जाते हैं उनकी भूमिका या कार्य नहीं जानते। क्या? जितने भी द्वितीय उपापचय मिलते हैं उनकी भूमिका या कार्य हम नहीं जानते। अब किसी प्लांट में नींबू का तेल मिल रहा है, नींबू घास का तेल। क्यों बना रहे भाई नींबू घास का तेल? मॉर्फिन क्यों बनाया यार तुम? ड्रग्स बनाया जा रहा है। ड्रग्स क्यों बनाया? ड्रग्स ताकि इंसान ड्रग्स खा सके, तो इसलिए देखो डिफेंस के लिए बनाया जाता है। पर प्लांट में इसकी क्या भूमिका है हमें नहीं पता उतना। डिफेंस के लिए बनाई जाती है, पर प्लांट में इसकी क्या भूमिका है वो भी हमें नहीं पता ज़्यादा। जबकि इनमें से बहुत, जैसे रबर, औषधि, मसाले, इत्रीय वर्णक, मनुष्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। तुमने ये बहुत चीज़ें बनाई, अपन यूज करते हैं। अब मनुष्य कहता है यार तुमने ड्रग्स बनाया, बहुत मस्त काम किया, ये ला मेरे को। कुछ द्वितीय उपापचयों का प्राकृतिक महत्व है। आप बाद के अध्यायों व वर्षों में इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो हमारा टॉपिक्स है वो इंड होता है। अब हम आ गए हैं बृहद जैव अणु यानी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे एसिड इंसॉल्युबल पूल में जो हमारे थे उन्हें हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। मुझे एक डर सता रहा है। वो डर क्या है? लेक्चर रिकॉर्ड करने में टाइम जाता है, एडिट करने में भी उतना ही टाइम जाता है जितना रिकॉर्ड करने में जाता है, क्योंकि एक बार सबको देखना ही होता है। अगर कोई भी गलती ना हो तो फिर भी देखना ही होता है, और फिर टैग लगाना, लिखना, टैग लगाना, सबटाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखना, बहुत सारी चीज़ें होती है। थंबनेल बनाना। एक लेक्चर घंटे के, एक आपके जो किसी भी चैप्टर के 8 लेक्चर 10 लेक्चर जाएंगे, उससे कई सारे चैप्टर्स हैं। मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आई हैव डाउट। और इतना टाइम क्या मुझे मिल पाएगा मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मैं कर पाऊँगा? आई स्टिल हैव डाउट अबाउट इट, क्योंकि आई हैव डाउट, जस्ट दैट डाउट। आगे आ जाऊँ, मेरे मन में आता है सारी बातें, मेरे मन में आती हैं। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? जो हमने देखा था ना, हमारी क्या थी? एसिड इनसॉल्युबल पूल्स में, जिन्हें हम देखा था, जो हमारी छनी नहीं थी, जिसे हमने कहा था, जिसे हम एनालॉग्स के लिए रूप में लिया था, जिन्हें हमने छना कहा था, जो हमारा छना नहीं था, उसे हम कह रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमारे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या समझाया था कि एक शुगर का यूनिट तो पास हो जाएगा, वैसे कई सारे शुगर के यूनिट को हम जोड़ लें और उसको एक धागे में डाल दें तो ये एक छेद से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यही है। अगर ये एक अमीनो एसिड है और ये पूरा प्रोटीन है, तो प्रोटीन नहीं पास होगा, अमीनो एसिड पास हो जाएगा। अगर ये कोई कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज, सुक्रोज पास हो जाएगा, पर ये नहीं पास हो पाएगा। मोनोमर नहीं पास हो पाएगा, पॉलीमर पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? जो अम्ल और घुलन भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक समान विशेषता है कि इनका अनुभार 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच होता है। 18 से लेके 800 डाल्टन। डाल्टन मतलब एक हाइड्रोजन एटम के बराबर, मतलब 800 हाइड्रोजन एटम के बराबर इसका भार हो सकता है। अम्ल ओबिलियंस में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक, जैसे प्रोटीन, निक्लिक अम्ल,
पॉलीसेकेराइड लिपिड मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के अपने याद रखना है नाम, ठीक है। मैं नहीं रखना, मैं क्योंकि मुझे ये सब सारे कॉन्सेप्ट तेरे को समझ में आ जाएंगे, तेरे को पता होंगे। अरे भाई साहब, प्रोटीन तो बड़ा ही है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा ही होते हैं, न्यूक्लिक एसिड तो बड़ा ही होते हैं, और एक हमारा एक्सेप्शन हो जाता है लिपिड। लिपिड के अतिरिक्त इस श्रेणी में यौगिक का अनुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। क्या लिपिड इस कहाँ गया? इसके अतिरिक्त, हाँ, लिपिड के अतिरिक्त क्या, लिपिड हमारा एक्सेप्शन है, इस श्रेणी के यौगिकों का अनुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। क्या 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है? 10,000 डाल्टन। केवल लिपिड का ही अनुभार इससे कम होता है, 10,000 इससे कम होता है। एक बात यार, कंफ्यूज हो गया मैं। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिक का एक सामान्य विशेषता है कि इसका अनुभार 18 से लेकर 800 डाल्टन के आसपास होता है। पर यहाँ क्या कह रहा है कि लिपिड को छोड़ के बाकी सबका जो हमारा यौगिक का अनुभार होता है वो 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर हो सकता है। आइला कंफ्यूज? हाँ, इस कारण मैं, अगर मुझे इसका आंसर मिला तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। आई डोंट वांट टू मेक अगेन ये वीडियो, क्योंकि इसके पहले भी मैंने अगेन कुछ डाउट आया था, मैंने इसे करेक्ट किया, थोड़ा पढ़ा, फिर से रिकॉर्ड किया। ना रे बाबा ना, मैं कमेंट में डाल दूंगा। इस कारण से हो सके ना भी डालूं, आप खोज लेना। नहीं, मैं ही कर दूंगा, ठीक है, मैं ही करूंगा, नो एक्सक्यूज। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक के 2 प्रकार होते हैं। एक वो होते हैं जिनका अनुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं, जबकि अम्ल और विलय अंश में पाए जाने वाले उन्हें बृहद अणु कहते हैं, जिनका अनुभार कितना होगा? बृहद अणु का 1000 से ज़्यादा होगा। एक का अनुभार होता है 10,000 से कम, 10,000 नहीं, कितना गया? 1,000। एक जो सूक्ष्म होते हैं उनका अनुभार कितना होता है? 1,000 से कम। जो बृहद होते हैं उसका अनुभार होता है 1,000 से ज़्यादा। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी है भाई साहब, आ जाओ और भी कर ही लेते हैं। लिपिड के अतिरिक्त अविलियंस में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। मैं शुरू के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे इसलिए रीडिंग मार रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए चिल्ड मार रहा हूँ। क्यों? पहला लेक्चर में इस पर काफ़ी डिटेल बात हो चुकी भाई साहब, 1 घंटे लगे इसी को समझाने में। लिपिड जिनके अनुभार क्या होते हैं? 800 से अधिक नहीं होते। लिपिड के अनुभार कितने? 800 से अधिक नहीं होते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा 10,000 डाल्टन है अनुभार, ये जो हमारा है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के लिए, और ये जो 18 से 800 है ये लिपिड के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लिपिड का देखो अगेन यहाँ पे 800 लिखा हुआ है, मैक्सिमम ये 800 जा सकता है लिपिड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिपिड का ये है, ये जो डाटा दिया हुआ है ये लिपिड का है, और ये जो डाटा दिया है ये जो है डाटा वो मैक्रोमोलिक्यूल का है। लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड क्या है? बृहद अणु नहीं है, सूक्ष्म अणु है। लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, माइक्रोमोलिक्यूल। तो लिपिड का है और ये मैक्रोमोलिक्यूल का है, बृहद अणु का है। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। वे अम्ल और विलियंस या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? वास्तव में लिपिड कम अनुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम त्वकों में पीसते हैं तो कोशिका झिल्ली संरचना विघट हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ियों में विघटित हो जाती है तथा इन पुट्टिका बनाती हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। लिपिड क्या, तेल क्या होती है? तेल जितने भी घुलनशील नहीं होती, और घुलनशील नहीं होती इसलिए इनसोल्युबल होती है। इनसोल्युबल होती है, इनसोल्युबल फूल में पाई जाती है, उस एसिड सॉल्युबल फूल में नहीं पाई जाती है। और हमने क्या बताया था कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी पुट्टिका वेसिकल्स बना देती है। मतलब लिपिड का ये एक अणु ये है,
इसे लिपिड कह सकते हैं। मैंने क्या कहा था, ऐसे कई सारे लिपिड आपस में जुड़ जाते हैं, एक वेसिकल्स बना देते हैं। ठीक है, बाकायदा समझाया था, डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पे केवल हम रीडिंग मार रहे हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम केवल रीडिंग 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 करने वाले हैं। ठीक है, तुम्हें कहा थे कोशिका झिल्ली वो यहाँ तो पढ़ चुके हैं। इस कारण से इन झिल्लियों के पुटका के रूप में टुकड़े अम्ल और विलयन भाग के साथ पृथक हो जाते हैं, जो बृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में लिपिड बृहद अणु नहीं है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अम्ल विलयन अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। ये मैं भी बात बता चुका हूँ कि जो हमारी एसिड सॉल्युबल पूल होती है वो साइटोप्लाज्म के भाग होती है, उनकी एनालॉग्स होती है। ठीक है, कोशिका द्रव व अंगकों के बृहद अणु अम्ल और विलयन अंश होते हैं। कोशिका द्रव व अंगकों के बृहद अणु जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो अविलयन अंश में होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतकों या जीवों का संगठन बनाते हैं। संक्षिप्त में ये जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बहुलायता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सर्वाधिक बहुलता से मिलने वाला रासायनिक है। सबसे ज़्यादा किसी जीव में कौन सा पाया जाता है? पानी। 70 से 90% पानी पाया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में 70 से लेकर 75% पानी होता है। किसी फल में, सब्जियों में 90% पानी होता है। हमारे शरीर में 10 से 15% प्रोटीन होता है। उसके बाद प्रोटीन, जो सब सारे मसल्स प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिकाओं में सारे अंग प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड। अरे नहीं यार, इनका ऑर्डर देखो, ऑर्डर आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है। तो ऑर्डर हमने क्या कहा? पहले तो हमारा है वाटर, जल। क्या? वाटर। फिर हमने कहा प्रोटीन। फिर हमने प्रोटीन के बाद कहा कि न्यूक्लिक एसिड है हमारा। अरे यार, यहाँ फंस जाओगे, कार्बोहाइड्रेट मत लगा ना, कार्बोहाइड्रेट। फिर है कार्बोहाइड्रेट। देन है हमारा आयन, जितने भी होते हैं, सोडियम, क्लोरीन। तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल जो हम मिलेंगे तो हम प्रोटीन जो है, प्रोटीन हम करेंगे। प्रोटीन में हमारा जो इम्पोर्टेंट है, कई सारी चीज़ें प्रोटीन में, प्रोटीन भी कर लेंगे। और पॉलीसेकेराइड्स है जो हमारी शुगर ही है, पॉलीसेकेराइड्स भी निपटा देंगे। फिर यहाँ देखो प्रोटीन समझना, मतलब कि ये साथ जुड़े, ये जितने भी हैं जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाता है, कई सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।